किसी भी इकोनॉमी में कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का होना बहुत ज़रूरी है। ये इतना ही ज़रूरी है जितना कि चीनी में मिठास का होना, क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसके पीछे लोगों की ज़रूरत छिपी होती है जिसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को बनाता है। और ये तभी पॉसिबल होता है जब दोनों के हाथ में पैसा हो। दोनों से मतलब हमारा है कि प्रोड्यूसर के पास भी पैसा होना चाहिए और कंज्यूमर के पास भी पैसा होना चाहिए। प्रोड्यूसर जो पैसा प्रोडक्शन के लिए लगाता है उसे क्या कहते हैं, और जो ये चीज़ें बनती हैं जिन मशीनों से बनती हैं वो टूटती हैं, रिपेयरिंग करवाती हैं, रिपेयरिंग मांगती हैं, उससे प्रोड्यूसर पर क्या फ़र्क पड़ता है, वो कैसे इन सब चीज़ों से अपने आप को हील करता है, इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर में आपस में क्या रिलेशन है। इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। हाय, मेरा नाम है अनुज और शुरू करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2। अगर हम बात लें जब बुक के नाम की, तो बुक का नाम ही क्या है, मैक्रो है। मैक्रो का मतलब ही क्या होता है, मैक्रो का मतलब ही होता है बड़ा। दो चीज़ें हम 11th क्लास की जो बुक है उसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जो 12th क्लास की जो हम अभी पढ़ रहे हैं इसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है बिग, यानी कि लार्ज स्केल पे। यानी कि जब आप बड़ी चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो यानी कि नेशनल लेवल पे बात करेंगे तो हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। जब हम छोटी मोटी बात करेंगे, खरीदा कितने का प्रॉफिट हुआ, फ़ायदा हुआ, कितनी कॉस्ट आई, ये सब छोटी मोटी बातें करेंगे तो वो बातें करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। ये जब पूरी हो जाएगी बुक उसके बाद हम माइक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे, साथ में दूसरी हमारी जो सब्जेक्ट रहेंगे वो हम कवर अप करेंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहला हमारा आता है कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से हमारा मतलब है कि कंजम्पशन करना, किसी चीज़ का कंज्यूम करना। अब कंज्यूम करने का मतलब है जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो हम क्या करेंगे, हम नए कपड़े लेंगे, गर्मी के कपड़े, या कूलर है, एसी है, फ्रिज है, ये सब चीज़ें लेंगे। तो ये हम अपने घर के लिए अगर ले रहे हैं तो उसको कंजम्पशन बोलते हैं, और अगर हम इसको बेचने के लिए ले रहे हैं तब उसको कंजम्पशन नहीं बोलते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। कि आप पैसा ले रहे हैं, आप अपना दुकान वो आपने खोली है, आप फ्रिज लेके आए, आप कूलर लेके आए, आप एसी लेके आए, फिर आप आगे बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, तो वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। वो भी टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे आज हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं कंजम्पशन की। तो कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन हम अगर बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेस पे, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि हम एग्रीगेट कंजम्पशन की बात करेंगे। अब एग्रीगेट कंजम्पशन क्या होता है, एग्रीगेट का मतलब होता है पूरी तरह से जितने भी टाइप का आपका इकोनॉमी में जितना भी कंजम्पशन होता है उस सभी को जो खर्च करते हैं, जितना उस पे पैसा खर्च करते हैं उस सभी को हम बोलते हैं एग्रीगेट कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर। और ये जो एक्सपेंडिचर है वो किस पे बेस करता है, किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कंज्यूमर्स पे। अब कंज्यूमर्स कौन कौन है, कंज्यूमर तीन कंज्यूमर्स हमारे पास हैं किसी भी इकोनॉमी में। सबसे पहले हाउस होल्ड होता है, सेकेंड नंबर पे गवर्नमेंट होती है, थर्ड नंबर पे नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे एनजीओ जिनको बोलते हैं। ये क्या काम करते हैं, अब इनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या करता है, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सामान खरीदता है। दूसरी बात हमारी है, दूसरा जो हमारा कंज्यूमर है वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट करती है कि वो जो सामान खरीदती है वो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, मान लो स्कूलों में मिड डे मील देना है, या घरों घरों में जो अभी बीपीएल जो फैमिलीज होती हैं उनको राशन मिलता है, वो सब चीज़ें, या डिफेंस में, आर्मी में जो खाना भेजते हैं, जो उनके लिए सप्लाई होता है सामान, वो सब चीज़ें। और तीसरे नंबर पर हमारा आता है एनजीओ, यानी कि नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। ये वो इंस्टीट्यूशन है जो चैरिटी के लिए काम करते हैं। अब चैरिटी के लिए हम बात करें तो जैसे कि हम बात करें गुरुद्वारा है या मंदिर है हमारा, वहाँ पे क्या करते हैं, भंडारा लगता है या लंगर लगता है। तो उसमें जो खाना जो दिया जाता है, जो प्रसाद के तौर पे जो दिया जाता है, वो सारा क्या है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो चैरिटी के लिए होता है कि भाई जो भूखे लोग हैं या जो वैसे भी वहाँ पे काम करते हैं, कोई भी जाके वहाँ पे खाना खा सकता है। तो ये हमारा कंजम्पशन का ही पार्ट है। तो ये हमारे हो गए तीन हमारे जो मेन कंज्यूमर हैं किसी भी इकोनॉमी में। अगर इन तीनों को जोड़ दूं मैं, अगर इन तीनों को ऐड कर दूं, अगर इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो हमारा बन जाता है ये फॉर्मूला किसका, एग्रीगेट कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर का। तो ये जो बात हमने की थी ये वाली, ये इक्वल किसके इक्वल होती है, इन तीनों के। यानी कि ये जो तीन कंज्यूमर हमने लिए हैं इन तीनों को आप ऐड कर दो, इन्होंने जितना खर्च किया है, जितना एक्सपेंडिचर इन्होंने किया है, किसने, हाउस होल्ड ने, गवर्नमेंट ने और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने, इन सबको जोड़ के आप बना देंगे एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब आप सामान बेचने लग जाते हैं, तो जब आप सामान बेचते हैं तो बेचने के लिए जब अगर आप प्रॉफिट के लिए अगर आप पैसा लगाते हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है।
तो अब इसी के बारे में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, इसका कंसेप्ट क्या है। एक्चुअल में सबसे पहले हम बात करेंगे कंसेप्ट की, उसके बाद बात करेंगे कंपोनेंट की, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट शामिल होते हैं। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट कहता है कि इन्वेस्टमेंट का सीधा मतलब ये होता है कि कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल क्या होती है, अब वो भी हमारा एक पॉइंट है। कैपिटल हमारी होती है कि जो पूंजी है हमारे पास, जो पैसा है, उसको फॉर्म करना है कि भाई हम चाहे बैंक से लें, किसी से उधार लें, कैसे भी मैनेज करके हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है। मान लेते हैं कि अभी गर्मियाँ शुरू हो रही हैं तो हमें कूलर की फैक्ट्री लगानी है। तो कूलर की फैक्ट्री जो लगानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पहले पैसे हमारे पास होने चाहिए। तो वो पैसा हम कहाँ से लेंगे? वो पैसा हम पहली बात तो क्या करेंगे, अगर हमारे पास है, अगर हमारे पास है तो उसी को यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं है तो फिर हम अपने किसी फ्रेंड से, रिलेटिव से, किसी से भी ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं। लेकिन अगर वो भी हमारे पास नहीं है तो हम जाते हैं किसके पास? बैंक के पास। तो बैंक क्या करेगा, बैंक से हम लेंगे लोन। और लोन पे क्या होता है, लोन की एक अमाउंट होती है, अमाउंट फिक्स अमाउंट पे देंगे आपको। ऐसा नहीं होता है कि कितने भी अमाउंट का आपको वो लोन दे देंगे। उसकी एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, यानी कि जो ब्याज लगता है वो भी फिक्स करके दे देते हैं पहले से। 1 साल के लिए ले रहे हैं, 2 साल के लिए ले रहे हैं, वो सब कुछ वो आपको करके दे देंगे। फाइनल में आपको जो पैसा मिलेगा फिर आप उससे फैक्ट्री लगा सकते हैं। ठीक है, आगे आता है कि भाई कैपिटल, अब ये बात हो चुकी है हमारी, कैपिटल इज मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट फैक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि पूंजी ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। कि आप किसी चीज़ में निवेश करते हैं तो पूंजी है तभी तो करेंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। फिर बात करते हैं कि कैपिटल स्टॉक और प्रोडक्शन कैपेसिटी, इससे होता क्या है। अब देखो, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे क्या होता है, कैपिटल स्टॉक बढ़ जाता है। कि आपके पास जो पूंजी है उसका स्टॉक बढ़ गया। मान लो आपके पास 1,000 रुपये थे, लेकिन आपने बैंक से लोन ले लिया 2,000 रुपये का, तो टोटल आपके पास 3,000 हो गए कि नहीं हो गए? तो आपकी जो कैपिटल स्टॉक है वो बढ़ जाएगी। साथ में अगर आपने फैक्ट्री लगाने के लिए, पहले आपके पास 1,000 रुपये थे, आप 1,000 रुपये खर्च करके क्या कर रहे थे, मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, कि जस्ट हम सिर्फ एक कूलर बना पाते थे। अब क्या किया हमने, बैंक से 2,000 रुपये ले लिए, लोन ले लिया, तो टोटल हो गए हमारे पास 3,000 रुपये। अब 3,000 रुपये में क्या हुआ, 2,000 रुपये का 2 कूलर और बन जाएंगे हमारे पास, 3,000, तो टोटल हमारे पास 3 कूलर हो गए। मान लेते हैं कि एक कूलर 1,000 रुपये का बन रहा है, तो 3 कूलर बन गए 3,000 रुपये के। अब उसको प्रॉफिट में बेचेंगे। मान लो एक कूलर 1,000 रुपये का बन रहा है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि 400 रुपये प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। तो टोटल अगर आप उसको बेचोगे तो उसको बेचना पड़ेगा 1,400 रुपये का। तो ये जो रहेगा, ये एक्चुअल में आपने इन्वेस्टमेंट कितने की आपने इन्वेस्टमेंट की 3,000 रुपये की, आपको प्रॉफिट हो गया एक पे 400 रुपये का। तो टोटल कितना हुआ, 1,400 गुना 3 तो 4,200। तो यानी कि आपको, आपने लगाए 3,000 रुपये, आपको बेचने के बाद मिल गए 4,200 रुपये, तो टोटल आपको 1,200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो इसको कहते हैं प्रॉफिट, और ये आपका है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कि भाई इससे होता क्या है, इन्वेस्टमेंट कब से किस पे फर्क पड़ता है, या जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कैपिटल के बारे में, कि इन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल पे ही डिपेंड करती है। तो ये फॉर्मूला है कि इन्वेस्टमेंट इक्वल टू, ये जो डेल्टा का साइन है इसको बोलते हैं चेंज। ये डेल्टा है, ये ट्रायंगल की शेप का जो है ये डेल्टा है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो इन्वेस्टमेंट कब होती है, जब आपके पास पूंजी में चेंज आता है। इसको समझे समझे कैसे, भाई इन्वेस्टमेंट है, मान लेते हैं कि मेरे पास, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है और मेरे पास कैपिटल है 1,000 रुपये। तो भाई अब मेरे पास, अगर मेरे पास 1,000 रुपये ही है और मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे फैक्ट्री लगानी है कूलर की, तो अगर मैं 1,000 रुपये लगा देता हूँ तो भाई इसका मतलब क्या है कि भाई मैं एक ही कूलर बना पाऊंगा। लेकिन फिर मैं क्या करता हूँ, लोन ले लेता हूँ। तो लोन ले लेता हूँ तो क्या होता है कि मेरी पूंजी बढ़ जाती है, मेरी पूंजी में चेंज हो जाता है, यानी कि मेरी कैपिटल बढ़ जाती है। तो जब कैपिटल बढ़ जाएगी तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरे पास हो गए 3,000 रुपये, 2,000 रुपये बैंक से ले लिए, टोटल हो गए 3,000 रुपये। और 3,000 रुपये जब मेरे पास हो गए तो इसका मतलब मेरी पूंजी बढ़ गई। पूंजी बढ़ने का मतलब है यानी कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब अगर मेरी कैपिटल इंक्रीज हो गई, मैंने बैंक से 2,000 रुपये ले लिए, तो मेरी कैपिटल बढ़ गई, मेरे पास पैसा बढ़ गया, और पैसा बढ़ गया तो मैंने वे 2,000 रुपये मेरी फैक्ट्री में लगा दिए। तो इसका मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है पूंजी पे, कि भाई जितनी पूंजी आपके पास है, अगर आपके पास ज़्यादा पूंजी है तो आप ज़्यादा पैसा लगाओगे, नहीं है तो नहीं लगाओगे, कम लगाओगे। ये डिपेंड करता है आपके पूंजी पे, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है पूंजी पे। नेक्स्ट आता है हमारा कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के जो कंपोनेंट हैं वो दो तरह के हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट आता है हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट दो तरह से होगी, वो कैसे होगी देखिए अब ध्यान से। फिक्स्ड का मतलब होता है कि जो चीज़ें फिक्स होती हैं। मान लो आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कुछ मशीनें होंगी, कुछ कटर होंगे, बड़ी बड़ी कोई भट्टी होगी, या आपने
बर्नर है या कुछ भी है पिघलाने के लिए, बनाने के लिए कुछ भी है, या बिजली का कुछ सामान रख रखा है जो कि एक फिक्स्ड एसेट है, तो उसके ऊपर अगर आप खर्चा करते हैं तो उसको सीधा सीधा बोलते हैं कि आपने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया। क्या, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि भाई हमारे पास एक हमारी कंपनी है, आज हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, आज डेट है 5 मई है, आज 5 मई 2024 है। तो आज हमने क्या किया, आज हमने फैक्ट्री स्टार्ट की और हमारी फैक्ट्री में आज के वक्त हैं 10 मशीनें हैं कि भाई 10 मशीनें काम कर रही हैं, 10 मशीनें चल रही हैं। लेकिन फिर क्या किया कि 31 या अगले साल हम बात करें या इसी साल की बात कर लेते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि बिगिनिंग की बात होती है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एंडिंग ऑफ द ईयर, ये इससे डिसाइड होता है इन्वेस्टमेंट हमारा। तो मान लेते हैं कि मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, थोड़ा सा समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। मान लेते हैं कि हमने हमारी फैक्ट्री स्टार्ट की थी 1 जनवरी 2024 को, और उस वक्त हमारी जो फैक्ट्री है उसमें थी 10 मशीनें। फिर क्या हुआ, अब जो हमारा आने वाला जो अभी दिसंबर आएगा, 31 दिसंबर 2024, मान लेते हैं कि तब तक हम खरीद के क्या कर देंगे, हम हमारी यानी कि टोटल मशीनें 5 मशीनें और खरीद लेंगे, तो टोटल हमारी मशीनें हो जाएंगी 15। तो हमारा जो टोटल जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हुआ वो क्या हुआ, तो वो जो इन्वेस्टमेंट हुआ स्टॉक में, फिक्स्ड एसेट में। फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें लंबे समय तक प्रोडक्शन में काम आती हैं। अच्छा, अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे पहले जो 2 वीडियो हैं इसी सीरीज़ के वो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं। उसमें सब कुछ बताया गया है अच्छे से, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिक्स्ड एसेट यानी कि मशीनों की बात चल रही है कि मशीनें क्या हो गई, 5 हमारी बढ़ गई, तो यानी कि 15 माइनस में 10 कर दो तो 5 आ गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला ये बनता है कि ईयर के एंड में जितनी आपके पास है और ईयर के स्टार्टिंग में जितनी आपके पास थी उसमें से माइनस कर दो, तो आपके पास पूरी वैल्यू आ जाएगी कि आपके पास टोटल कितनी कितनी आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है। अब देखो इसके लिए, अब देखो इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर से मतलब है कि जिस साल को आप काउंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, अब इसमें फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मैंने बताया था अभी कि जो लास्ट में होता है, एंड ऑफ द ईयर होता है, उसमें से बिगिनिंग ऑफ द ईयर की वैल्यू घटा दो। यानी कि अभी हमारे पास इस साल के एंड में हमारे पास 15 मशीनें हो जाएंगी, लेकिन स्टार्टिंग में 1 जनवरी को 10 थी, तो टोटल 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा कि हमने 5 और मशीनें ले ली हैं, वही हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट है। कौन सा, फिक्स्ड वाला। अब बात करते हैं इन्वेंट्री की। तो इन्वेंट्री में वो चीज़ें आती हैं जो हम जो प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर उन चीज़ों को रोक लेता है, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। अब कैसे, देखो मान लेते हैं कि भाई हम कोई प्रोड्यूसर है, उसने कोई फिक्स्ड फिनिश्ड गुड्स हैं, यानी कि उसने क्या किया, कूलर बना दिए। अब कूलर बना के क्या किया, उसने उनको बेचा ही नहीं, अनसोल्ड है वो, उनको बेचा ही नहीं, उनको अपने पास रख लिया। दूसरा सेमी फिनिश्ड गुड्स, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बनी हुई नहीं थी लेकिन उनको भी स्टॉक में रख लिया। अब कैसे, जैसे कूलर का सामान रखा है, असेंबल नहीं किया है। पहले में आता है फिनिश्ड, का मतलब है कि कूलर बना के तैयार कर दिया। सेमी फिनिश्ड में वो आता है जिसमें कि सिर्फ असेंबल करना बाकी है। और रॉ मटेरियल में वो आता है जो कोई भी प्रोड्यूसर बिल्कुल स्टार्टिंग में स्टार्ट करता है। जैसे हम बात करें कॉपर की, बात करें उसमें वायरिंग की, बात करें मेटल की, बात करें, वो सारी चीज़ें रॉ मटेरियल में आती हैं। तो वो क्या करेगा, प्रोड्यूसर उन चीज़ों को रोक लेगा मतलब कि उनको इन्वेस्ट करने के लिए होल्ड कर लेगा एक तरह से, कि भाई इतना मैं एक महीने के लिए नहीं बेचूंगा, 2 महीने के लिए नहीं बेचूंगा। तो इस तरह से क्या होता है कि भाई वो सामान को रोक के अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाता है। अब बचाने का मतलब क्या है कि वो कैसे क्या करता है, उसका फ़ायदा क्या है उसमें। अब इसका भी सेम फॉर्मूला रहेगा, पहले एक फॉर्मूले की बात और कर लेते हैं कि इसमें भी सेम ही है, जैसे एंड ऑफ द ईयर और बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कि भाई एंड ऑफ द ईयर में साल के ख़त्म होने के वक्त कितना कितना स्टॉक बचा हुआ है, और बिगिनिंग में कितना स्टॉक था, उसमें से उसको माइनस कर दो तो आपकी टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी कि आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, ठीक है। उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट 2 तरह का होता है। अब इन्वेंट्री में 2 तरह का कौन कौन सा होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये 2 तरह का होता है, पहला होता है डिजायर्ड और दूसरा होता है अनडिजायर्ड। तो डिजायर्ड का मतलब होता है कि पूरा प्लान करके, कि आप पूरा प्लान कर रहे हैं आप मर्जी से। डिजायर का मतलब है आपकी मर्जी से, अनडिजायर मतलब कि आपकी इच्छा नहीं है, अब वो अपने आप हो रहा है। तो पहला है डिजायर्ड। तो डिजायर में आता है आपका कि पूरी तरह से प्लान है और आप चाहते हैं कि आप
फ्यूचर की डिमांड को पूरा कर सकें, इसलिए आपने अपने सामान को रोक दिया है, आपने स्टॉक पे होल्ड पे कर दिया है। जैसे मान लेते हैं कि पिछले साल जैसे गर्मी मई के महीने तक भी गर्मी नहीं हुई थी इतनी ज़्यादा, तो पिछले साल कूलर फैक्ट्रियों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था क्योंकि बिक ही नहीं रहे थे। तो वैसे ही अब क्या करें कि मान लो कोई प्रोड्यूसर ये बोल दे कि जैसे ही गर्मियाँ बढ़ेंगी तो सामान को बढ़ा के बेचूंगा, मैं रेट बढ़ा के बेचूंगा। तो ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है कि कोई भी प्रोड्यूसर इसलिए सामान को रोक दे कि ताकि रेट बढ़ जाए, ताकि मार्केट में कमी हो जाए, मार्केट में वो सामान ही ना मिले, जिससे फिर क्या हो जाएगा, लोग थोड़ा गर्मी अगर उसको पता चल जाए, मान लो प्रोड्यूसर को कि भाई गर्मी बढ़ने वाली है, तो वो स्टॉक को रोक दे। उसको पता है कि भाई एक जो टाउन है उस टाउन में उसी की फैक्ट्री है, और वो उसको पता चल जाए कि भाई गर्मी बढ़ने वाली है, और वो कूलर को बना दे बट मार्केट में बेचे ही ना। जब मार्केट में नहीं बेचेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि वो सामान को रोक रहा है तो लोग फिर क्या करें, गर्मी के मारे या तो बाहर से लेके आएंगे या फिर महंगे रेट पे लेने को तैयार हो जाएंगे। तब वो प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपने सामान को बाहर निकालेगा और बेचेगा अपने मनमानी कीमतों पे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है मार्केट में, जिसको एक तरह से होर्डिंग कहते हैं, कि जमाखोरी एक तरह से कर लेना, जानबूझ के महंगाई को बढ़ा देना। ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेकंड पे आता है अनडिजायर्ड। अनडिजायर्ड का मतलब होता है कि अपने आप हो जाना, मतलब कि कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि अपने आप जो है वो इन्वेंट्री जो इन्वेस्टमेंट है वो रुक जाए। अब अपने आप से हमारा मतलब है कि कैसे, कि भाई मान लो कि जो उसकी वैल्यू है, जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है उसकी वैल्यू ही कम हो जाए। अब उसकी वैल्यू कम होने का मतलब, अब मान लो कि जो ये प्रोड्यूसर था पहले वाला, इसने सोचा था कि मैं अपना कूलर को तब बेचूंगा जब वैल्यू बढ़ जाएगी या मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी, लोग महंगे रेटों पे खरीदना स्टार्ट कर देंगे, बट उसका उल्टा हो जाए। अब उल्टा हो जाएगा मतलब क्या हो जाए, कि ठंडी की गर्मी ही ना पड़े इतनी ज़्यादा, थोड़ा मौसम ठंडा हो रही, तो इससे उससे क्या हो जाएगा, उससे उसका लॉस हो जाएगा, जो कि उसने सोचा ही नहीं था। जो सोचा ही नहीं था तो इसका मतलब उसने ऐसा प्लान ही नहीं किया था, तो इसका मतलब वो अनप्लान्ड था। ठीक है। तो ये इसका एक अनडिजायर्ड पार्ट में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस का मतलब है कि उसका महत्व क्या है, कि क्या होता है ऐसा करने से। अब पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड के बारे में। तो फिक्स्ड में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा रेज्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी। भाई अब मैंने बताया था कि फिक्स्ड में कौन सी चीज़ें जो फिक्स होती हैं कि भाई लंबे समय तक प्रोडक्शन में काम आएंगी, जैसे बड़ी बड़ी मशीनें। तो जब बड़ी बड़ी मशीनें अगर आप खरीद लेंगे, आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर देंगे, आपने 10 मशीनें थी, आपने 5 मशीनें और खरीद के 15 कर ली, तो सीधी सी बात है कि आपने प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी बढ़ा दी। जैसे ही अगर 10 मशीनें काम करी थी, अब 15 मशीनें काम करें तो ज़्यादा काम होगा। उसके बाद आता है कि इससे क्या होगा, कि प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई है, तो उससे क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ जाएगा, और लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ जाएगा तो आपकी जीडीपी भी बढ़ जाएगी। जीडीपी क्या होती है, जीडीपी होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये भी हम डिस्कशन पहले वीडियो में कर चुके हैं, बट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फिर भी। जीडीपी क्या होती है, जीडीपी होती है कि कोई भी कंट्री एक साल के अंदर जितना भी प्रोडक्शन करती है, उस सारी वैल्यू को जब काउंट किया जाता है तो वही क्या बनाती है, वही जीडीपी बन जाती है। कि हमारे देश ने एक साल में मान लो 1,000 रुपये का प्रोडक्शन किया, तो 1,000 रुपये का सामान हमने प्रोड्यूस किया है, तो वो सारा क्या है, वो पार्ट है जीडीपी का। ठीक है। उसके बाद आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका क्या फ़ायदा होता है, उसके लिए वो क्या करता है। अब देखो मैंने आपको एक उसका नेगेटिव पॉइंट बताया था कि भाई प्रोड्यूसर जानबूझ के ऐसा कर सकता है ताकि वो महंगा कर सके सामान, बट उसके पीछे उसकी एक पॉजिटिव थिंकिंग भी तो हो सकती है। वो चाहता है कि भाई मुझे इनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट मिलती रहे इन द प्रोडक्शन, कि भाई मैं इसलिए सामान को रोक रहा हूँ, प्रोड्यूसर चाहता है कि मैं इसलिए सामान को रोक रहा हूँ ताकि फ्यूचर में मुझे सप्लाई मिलती रहे, सामान की कमी ना हो जाए। तो इसीलिए मैं सामान को थोड़ा होल्ड करके रख रहा हूँ, अपने पास जमा करके रख रहा हूँ। फिर वो क्या कर सकता है, वो दूसरा ऑप्शन वो ये चाहता है कि भाई मुझे बार बार मार्केट न जाना पड़े। ये भी तो एक रीज़न हो सकता था, है ना, ये भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं तीन पॉइंट, हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट, दूसरा आता है नेट इन्वेस्टमेंट, और तीसरा आता है डेप्रिसिएशन। इन तीनों को हम इसमें अच्छे से समझेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही चीज़ें हैं। सबसे पहले आता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कि भाई एक आपने कोई भी आपका एक्सपेंडिचर किया, आपने एक साल के अंदर किसी के ऊपर फिक्स्ड एसेट के ऊपर आपने जो पूरा खर्च कर दिया, उसको काउंट कर लो। अब फिक्स्ड के साथ साथ फिर आप क्या करो, आप इन्वेंट्री पे कर दो। इन्वेंट्री जो परचेज किया, अभी देखो ये जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट है ना, ये दोनों का ही पार्ट है। अभी जो पिछली स्लाइड में जो हमने किया है ना, ये उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें हैं। अब देखो
अब कैसे हैं देखो, आप समझेंगे अच्छे से। अब देखिए, अब इन फिक्स्ड को और इन दोनों को, जब आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये आपका बन जाता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बस इतनी सी बात है और ज़्यादा कुछ बात ही नहीं है कि भाई जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो, और जो इन्वेंट्री जो स्टॉक को होल्ड करके रखा है या होल्ड करके रख लिया है, उन सब के इन्वेस्टमेंट को, सामान खरीद के, यानी कि रॉ मटेरियल हो सकता है वो, और रॉ मटेरियल या कहें कि भाई बड़ी बड़ी मशीनें, उन सब के ऊपर जो खर्चा होता है उसी को तो बोलते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट। बस सिंपल सी बात है। कोई भी प्रोडक्ट जब ही बनता है जब या तो मशीनें हो उसके पास या कच्चा सामान हो। अब कच्चा सामान ही नहीं है, रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सामान ही नहीं बना सकता। सिर्फ मशीनों से भी काम नहीं चल सकता है कि उसके पास सिर्फ मशीनें हैं, या सिर्फ कच्चे रॉ मटेरियल से ही भी काम नहीं चल सकता, क्योंकि बगैर मशीनों के वो प्रोडक्ट कैसे बनाएगा। तो इसलिए इन दोनों पे मिला के जब खर्चा करता है कोई भी प्रोड्यूसर, उसी को बोलते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब अगली स्लाइड पे कहता है कि भाई इन दोनों को ऐड कर दो, तो फॉर्मूला क्या बनता है, तो यही फॉर्मूला बनेगा कि एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट और एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक, इन दोनों को मिला के इक्वल टू करके रख देंगे। यही आपका फॉर्मूला बन गया ग्रोस इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, अब ग्रोस इन्वेस्टमेंट में अब ये एक टर्म और आती है इसमें, नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन के बारे में थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे अगली स्लाइड में। ठीक है, तो पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं। ग्रोस इन्वेस्टमेंट में अब क्या करना है, अब इसके अंदर दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब दो चीज़ें कौन कौन सी इंक्लूड होती हैं इसमें, ग्रोस इन्वेस्टमेंट जब होती है तो अभी हमने किया था फिक्स्ड एसेट, कि भाई इसमें फिक्स्ड भी आता है और इसमें इन्वेंट्री भी आता है, दोनों चीज़ें आती हैं। तो फिक्स्ड के दो पार्ट बन जाते हैं इसमें। दो पार्ट से हमारा मतलब क्या, ये तो देखो रॉ मटेरियल है, इन्वेंट्री में तो क्या आ गया आपका, रॉ मटेरियल आ गया, इसमें तो कुछ खास बात है नहीं। बट मेन बात यहाँ पे आती है फिक्स्ड में, कि भाई फिक्स्ड का मतलब है मशीनें। अब मशीनें कौन कौन सी हो सकती हैं, भाई न्यू मशीनें भी हो सकती हैं और दूसरी हो सकती हैं ओल्ड मशीनें। तो ये दोनों चीज़ें इंक्लूड इसके अंदर हो जाएंगी। तो यही ये लास्ट वाला पॉइंट यही बताता है कि इसके अंदर इंक्लूड होती हैं नए एसेट और पुराने एसेट। अब पुराने एसेट का मतलब क्या है, पुराने एसेट का मतलब ये है भाई उनमें टूट फूट भी तो हो सकती है, सामान टूटेगा, रिपेयरिंग मांगेंगी, मेंटेनेंस मांगेंगी, उनमें उसमें ऑयल डालना है, या वायर जल गई मान लो, या कोई नट बोल्ट टूट गया वो है, या कोई उसका और पार्ट टूट गया तो उसको भी तो ठीक कराना पड़ेगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें किस में काउंट होती हैं, ग्रोस में। ग्रोस का मतलब ही ये होता है सकल, सकल का मतलब यानी कि सब कुछ, सब कुछ जो भी होता है। तो इसके मतलब कि चाहे नई मशीनें ले लो चाहे पुरानी को ठीक करवाओ, वो सारे के सारे ग्रोस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आता है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या कहता है, नेट का मतलब है कि भाई जो टूट फूट जो हुई है ना उसको माइनस कर दो ग्रोस में से, इस ग्रोस में से वो ये वाला माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक्चुअल में मैं थोड़ा अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, आगे अगली स्लाइड में इसको पूरा अच्छी तरह से बता दूंगा ये चीज़ है क्या। तो ग्रोस में से अगर आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें, कि भाई जो टूट फूट हुई, रिपेयरिंग वगैरह हुई, उसको माइनस कर दो, तो ये बच जाता है। यही फॉर्मूला है इसका। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, ये माइनस कर दो तो ये फॉर्मूला इसके इक्वल आ जाता है आपका। ठीक है, चलो अभी इसको पूरा अच्छे से स्लाइड में देख लेते हैं क्या कहता है इसके बारे में। तो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कहता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट, ये फॉर्मूला मैंने बता दिया। उसके बाद आता है परचेज ऑफ न्यू एसेट ओनली। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ओनली न्यू एसेट को लिया जाता है, यानी कि न्यू जो भी मशीनें लोगे आप उसी को काउंट करोगे। ऐसा क्यों, अभी देखो मैंने बताया कि इसमें से फॉर्मूला पहले इसमें लाइन में कहता है कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कब होता है, डेप्रिसिएशन तो पुरानी चीज़ों पे होता है ना, कि भाई पुरानी चीज़ें आप ले रहे हैं, अब आपने उसी को माइनस कर दिया कि पुराने सामान को ही खत्म कर दो। तो पुराना सामान ही खत्म हो गया तो कौन बच गया, नया बच गया। क्योंकि जब हमने ग्रोस की बात की थी तो हमने कहा था कि ग्रोस के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, उसमें न्यू भी आता है और उसमें ओल्ड भी आता है। अब उसने, लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट में कहता है, फॉर्मूला कहता है कि डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, और डेप्रिसिएशन को अगर माइनस करना है तो डेप्रिसिएशन, एक मिनट रुकिए, ये डिलीट हो गया। ग्रोस में आता है न्यू प्लस ओल्ड। तो फॉर्मूला कहता है कि आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए। तो डेप्रिसिएशन किस पे होता है, पुरानी चीज़ों पे, तो पुरानी को काट दो तो बच गया कौन, न्यू बच गया। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ न्यू परचेज को ही हम इंक्लूड करते हैं, किसमें, नेट इन्वेस्टमेंट में। पुरानी चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। उसके बाद अब देखो, जब पुरानी चीज़ें ही नहीं रहेंगी तो उनका रिप्लेसमेंट कैसे होगा, रिपेयर कैसे करेंगे, मेंटेनेंस कैसे करवाएंगे, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी नहीं है।
ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से ही सब कुछ बनता चलेगा, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। सिर्फ आपको ये सोचना है कि उसने पहले क्या बोला है, उसी चीज़ से रिलेट करके आप सोचिए, बाकी सब चीज़ें बिल्कुल आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है इकोनॉमिक्स। ठीक है, बस समझने में थोड़ा लगता है कि हाँ, चीज़ों को कैसे डिलीवर करना है, कैसे हम कहाँ से स्टार्टिंग की, कहाँ से एंड करना है उसका, क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या सब्ट्रैक्ट करनी है, बस इतना याद रखिए। उसके बाद ये कहता है नोट शो नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। अब देखो, एग्जिस्टिंग की बात वही आ गई कि पुरानी, पहले जो स्टॉक है उसको तो लेना ही नहीं है। एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक जो पहले का जो स्टॉक है वो तो है ही नहीं ना, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट में तो सिर्फ न्यू चीज़ें इंक्लूड करनी है, पुरानी नहीं करनी है। ठीक है, अब बात आती है डेप्रिसिएशन की, इसको हम अगली स्लाइड में करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे आते हैं सिग्निफिकेंस क्या है भाई, नेट इन्वेस्टमेंट जो हमने किया है उसका फ़ायदा क्या है, महत्व क्या है। पहली बात की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है मतलब कि, प्रोडक्शन का मतलब है कि भाई नई मशीनें ले ली, नया मशीन ले रहे हैं तो प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, उसका भी एक रीज़न है भाई। मान लो अब नेट में क्या है, नेट में तो सिर्फ न्यू चीज़ें ही लेनी है ना हमको। तो न्यू का मतलब कि नई मशीनें, अब नई मशीनें आएंगी तो भाई प्रोडक्शन ज़्यादा स्पीड से करेंगी। पुरानी में तो टूट फूट हो गई है, कभी कुछ खराब कभी कुछ खराब, तो इसलिए क्या है, प्रोडक्शन थोड़ा स्लो हो जाता है। बट नई में तो बिल्कुल फास्ट चलेगा ना सब कुछ। अब आपने नया प्रिंटर लिया तो बहुत फटाफट प्रिंट करेगा। वही आप पुराना हो गया, घिस गया, कार्ट्रिज घिस गया, उसको स्लो चल रहा है, प्रोसेसिंग स्लो हो गई है उसकी, वो धीरे धीरे काम करेगा। उसके बाद आता है आपका एम्प्लॉयमेंट। अब भाई प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, भाई ज़्यादा लोग काम करवाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो उनको रोज़गार देना पड़ेगा, वो भी चीज़ एक निकल के आती है इसमें। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ लेबर बढ़ जाएगी, भाई ज़्यादा मशीनें आ गई तो लेबर जल्दी जल्दी काम करेगी, फटाफट होगा, एफिशिएंसी होगी। ठीक है, उसके बाद आता है जीडीपी बढ़ जाएगी। जीडीपी के बारे में हमने डिस्कस किया था अभी। जीडीपी टोटल हमारा जो एक साल के अंदर जितना हमने प्रोड्यूस किया हमारे देश में, उसी को कहते हैं जीडीपी। ठीक है, इस जीडीपी के ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे पूरा, कि क्या क्या पॉइंट हैं, क्या क्या इसमें चीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अभी ये बस एक क्लास का कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम हाई लेवल पे भी जाएंगे, थोड़ा सा बढ़ेंगे हम ग्रेजुएशन में पे, फिर मास्टर्स पे, और बाकी जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी हम इसमें करेंगे। अब बात आती है डेप्रिसिएशन की। मैंने कहा था कि डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट हमने छोड़ दिया था, वो अभी इस स्लाइड में, पिछले वाली स्लाइड में हमने छोड़ दिया था इसमें। तो अभी कर लेते हैं इसको। ये क्या है डेप्रिसिएशन, एक्चुअल में होता क्या है। डेप्रिसिएशन एक्चुअल में होता है लॉस ऑफ वैल्यू बाय टाइम। भाई टाइम के साथ चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे अभी हमने कहा कि अभी हम नई बाइक लेकर आए, या नया लैपटॉप लेके आए, या नया प्रिंटर लेके आए। अब उस प्रिंटर को लेके आने के बाद अब 10 दिन चलाओ, 15 दिन चलाओ, 20 दिन चलाओ, या आप चाहे 5 दिन बाद ही आप उसको बेचने लग जाओ, आप अपने दोस्त को ही बेचोगे तो 99% चांस है कि वो सेम रेट पे नहीं लेगा। ठीक है, तो वो ये सोचेगा कि सस्ता ही मिल जाएगा। अगर आप सेम रेट पे बोलोगे ना तो वो बोलेगा इससे इससे अच्छा तो मैं नया ही ले लूँगा। तो ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी है। ऐसे भी दोस्त हो सकते हैं, वो बोलेंगे कि तेरा नुकसान नहीं होना चाहिए, लाओ तू मेरे को दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। कितने दिन चलाया, 10 दिन चलाया, तूने चलाया मैंने चलाया, एक ही बात है, कोई बात नहीं है। बट पॉसिबिलिटी मैक्सिमम यही रहती है कि लोग, ह्यूमन नेचर है कि वो सोचते हैं कि नहीं, मैं इससे अच्छा तो नया ही ले लूँगा। तो एक्चुअल में होता क्या है कि लॉस ऑफ वैल्यू होती है, कि टाइम के साथ चीज़ की वैल्यू कम होती चली जाती है। ठीक है, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वहाँ पे चीज़ें आती हैं तो उसकी एक लाइफ होती है कि 10 साल तक इसको चलाना है, 10 के बाद इसको रिटायर कर देना है, इसको सर्विस में नहीं रखना है। तो ये एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है चीज़ों का। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें कि इसको दूसरे एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब अब इस चीज़ को समझना जरूरी है कि ये ऐसा क्यों बोला उसने, कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का मतलब है कि फिक्स्ड एसेट का मतलब है मशीनें कि जो फिक्स हैं, जो प्रोडक्शन में काम आएंगी, कि भाई आप उस चीज़ के ऊपर कंजम्पशन कर रहे हैं, उस चीज़ को, मशीन को यूज कर रहे हैं बार बार, तो वो आपकी कैपिटल है, वो आपकी फिक्स्ड कैपिटल है। और फिक्स्ड कैपिटल को बोलते हैं फिक्स्ड एसेट भी बोलते हैं, कि भाई आपकी वो एसेट है, तो आप उसको यूज कर रहे हैं, तो यूज कर रहे हैं तो उस मशीन को उसमें कंजप्शन चल रहा है उसका, और कंजप्शन करते 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 उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जैसे जैसे आप उससे ज़्यादा पेज प्रिंट करेंगे तो वैल्यू कम होती जाएगी। सेम टू सेम ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, लैपटॉप को ज़्यादा यूज़ करेंगे, प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी, या और चीज़ें, बैटरी लाइफ कम हो जाएगी, बैटरी कम चलना स्टार्ट हो जाएगी, या प्रोसेसिंग हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन जैसे हो जाते हैं 3 साल के बाद, 2 साल के बाद अपने आप स्लो होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही चीज़ें हैं इसमें, कि टाइम के साथ आप उस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका जो फिक्स्ड एसेट है वो क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, जिसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, उसके बाद है रीज़न क्या है इसके।
अब इसके दो रीज़न हमारे पास हैं। पहला है कि नॉर्मल वियर एंड टियर और दूसरा है एक्सीडेंटल डैमेज। अब नॉर्मल वियर एंड टियर का मतलब है कि भाई नॉर्मल आप यूज़ कर रहे हैं, अब जैसे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, अपने आप कोई गिरा नहीं है, कुछ उसके साथ हुआ नहीं है, बट धीरे धीरे उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो गई, तो उसी को बोलते हैं नॉर्मल वियर एंड टियर। दूसरा एक्सीडेंटल में, एक्सीडेंटल का मतलब है कि भाई आप वो गिर गया, अब गिर गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो टूट गया, टूटने से डैमेज हो गया, तो वो एक्सीडेंटल डैमेज बोलते हैं। ये हुई एक नॉर्मल कंजम्पशन की, एक कंज्यूमर की बात। बट हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर के साथ क्या हो सकता है, भाई प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर ने मशीन लगाई है, अब वो मशीन लगाई है तो प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन करते वक्त वो टूट फूट हो रही है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल टूट फूट हो रही है इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के टाइम पे, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल वियर एंड टियर। और अगर मान लो कुछ, अब मान लो बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, या शॉर्ट सर्किट होने से पूरी कंपनी फैक्ट्री में आग लग गई, तो वो क्या है, वो एक्सीडेंटल डैमेज है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के टाइप कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आता है एक्सपेक्टेड, दूसरा आता है अनएक्सपेक्टेड। तो एक्सपेक्टेड में कौन सा होता है कि भाई हमें पता है, जैसे भाई हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे जैसे अभी एआई का टाइम चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी टॉप पे चल रही है कि भाई इसका टाइम आ जाएगा, आगे जॉब खत्म हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। तो हमें पता है कि चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में चेंज होने वाला है। तो जब टेक्नोलॉजी में चेंज होने वाला है तो उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड है, कि भाई एक्सपेक्टेड होने की इस तरह से एक्सपेक्ट होगा कि चीज़ें खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हम जैसे अभी नॉर्मल हम पीपीटी बनाते हैं, जैसे मैं ये अभी स्क्रीन पे तुमको दिख रही होगी आप सभी को, ये पीपीटी बना रखी है मैंने, तो इसको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है मेरे को, 2 घंटे 3 घंटे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं, तो और क्योंकि अभी स्टार्ट किया है, पहले कभी बनाया नहीं है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो अब यही चीज़, अब मैं ऐड देखता हूँ तो वहाँ दिखाते हैं कि आप 1 घंटे में कर लीजिए, 1.5 घंटे में कर लीजिए, एआई की मदद से सब कुछ अपने आप कर देता है। तो ये वही चीज़ है कि जब टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है कि डेप्रिशिएट हो रहा है, मेरी जो कैपेसिटी है वो, या डेप्रिसिएशन है वो चीज़ों का डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है, यानी कि हम नॉर्मली उसको यूज़ नहीं करेंगे। अब दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि पहले टीवी होते थे, बाद में अब क्या आ गए, एलसीडी आ गई, एलईडी आ गए, ओएलईडी, अलग अलग तरह के टीवी आ गए। तो वो क्या हो गया, एक्सपेक्टेड है कि टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया। चेंज इन डिमांड, अगर डिमांड ही खत्म हो जाए किसी चीज़ की, तो उससे भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अभी, कि भाई अभी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जैसे मान लो अभी गर्मी स्टार्ट हो गई, तो अभी लेदर के शूज़ कोई नहीं पहनेगा, है ना, गर्मी, क्योंकि लेदर थोड़ा सा गर्म रहता है, या गर्म कपड़े कोई नहीं पहनेगा, अभी वुलन के क्लोथ को सभी पहनना बंद कर देंगे, तो वो भी डिमांड है, डिमांड हमारी खत्म हो गई है वुलन के कपड़ों की गर्मी में, तो इसलिए क्या है, उस चीज़ को कोई खरीदेगा नहीं, तो वो भी क्या है, एक हमारा चेंज इन डिमांड। दूसरा पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब ये जो है पार्ट ऑफ, ये डेप्रिसिएशन का पार्ट है। डेप्रिसिएशन का पार्ट क्यों, क्योंकि चीज़ें प्रोडक्शन के वक्त यूज हो रही हैं, प्रोडक्शन चल रहा है हमारा, और प्रोडक्शन जब चल रहा है तो एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि इतने साल के बाद, 10 साल के बाद इतने का सामान रह जाएगा, या ये मशीन 10 साल काम करेगी, 15 साल, 20 साल ऐसे काम करेगी, तो उससे क्या है, पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन है कि उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू का लॉस होगा ही होगा। तो एक्सपेक्टेड है कि भाई ऐसा होने वाला है। उसके बाद आता है मैनेज थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अब ये होता क्या है, अब भाई नुकसान तो हो गया, मान लो चीज़ें क्या है, ख़राब हो रही हैं, उनकी वैल्यू कम हो रही है, उसको आप ठीक कैसे करेंगे, उसको मैनेज कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक फंड बनाया गया है जिसका नाम है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे अच्छे से। बस आप याद रखिए कि एक फंड है जहाँ से पैसा इकट्ठा करके प्रोड्यूसर यूज करता है और अपने टूट फूट के सामान को ठीक कर लेता है, अपने लॉस को ठीक कर लेता है, ठीक है। आगे आता है अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड में वो आती हैं नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, जैसे भाई जैसे डिजास्टर आ गया, कोई फ्लड आ गई, अर्थक्वेक आ गया, कोई भी या वोल्केनो फट गया, तो इस तरह से वोल्केनो eruption हो गया, ज्वालामुखी फट गया जैसे, तो वो चीज़ें हैं। दूसरा फॉल इन मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ही गिर गई उस चीज़ की, तो उससे भी क्या हो सकता है, ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, कि भाई किसी चीज़ की मार्केट वैल्यू ही खत्म हो जाए, जैसे कूलर के बारे में कहा था कि कूलर कोई खरीदे ही ना, तो नहीं खरीदेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसकी जो प्रोड्यूसर उसका लॉस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है नॉट अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं है। अब डेप्रिसिएशन का पार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें चीज़ें अपने आप खराब हो रही हैं, प्रोडक्शन में खराब नहीं हुई है वो। अब यहाँ ये जो एक्सपेक्टेड है, इसमें तो प्रोडक्शन चल रहा था। भाई मान लो हमारा जो है, हम कूलर बना रहे थे, कूलर की जो चद्दर होती है उससे उसकी कूलर की बॉडी बना रहे थे, या मोटर का डिज़ाइन बना रहे थे, उसका खांचा तैयार कर रहे थे, स्ट्रक्चर बना रहे थे, तो उस वक्त मशीन ख़राब हुई है, तब उसको तो ठीक किया जा सकता है, भाई वो तो एक्सपेक्टेड है ना, भाई उसमें ऐसा हो सकता है, काम करते करते वक्त टूट सकता है, तो डेप्रिसिएशन तो होगा ना,
वैल्यू तो कम होगी उसकी। लेकिन इसमें क्या होता है, मान लो कि नए बनाया बनाया सामान रखा हुआ है कंपनी में, फैक्ट्री में, आग लग जाए या एकदम से फ्लड आ जाए या ऊपर से पूरी बिल्डिंग गिर जाए अर्थक्वेक की वजह से, तो वो डेप्रिसिएशन में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन नहीं चल रहा था, वो तो खड़ी थी ना मशीनें बिल्कुल नॉर्मली, तो प्रोडक्शन के टाइम पे वो यूज़ नहीं हो रही थी, इसलिए क्या है, ये चीज़ें क्या है, डेप्रिसिएशन में काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद लास्ट आता है हमारा कि इसमें सडन एकदम से लॉस हो जाता है। सडन लॉस से हमारा मतलब है कि भाई पॉइंट ऑफ कैपिटल लॉस बिकॉज ऑफ सडन नेचुरल कैलेमिटी, ये वही पॉइंट है, मैंने बता दिया है कि एकदम से कैपिटल लॉस हो जाता है हमारा। उसके बाद आता है, ये अभी डिस्कस किया था, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या है। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे जो प्रोड्यूसर होता है ना, वो अपने पास एक फंड को तैयार करके रखता है कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी कभी, अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ गई तो मैं इस फंड से निकाल के अपनी मशीन को रिप्लेस कर दूंगा या इसको रिपेयर करवा दूंगा। इस तरह से वो अपने जो नुकसान है उसको बचाता है। अब कैसे होता है, देखो इसका भी एक तरीका है। मान लेते हैं कि एक मशीन ले ली 10 लाख रुपए की। अब वो मशीन कैसे डिसाइड करेगी या कैसे डिसाइड होगा कि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या रहेगा। सबसे पहली बात कि ये जो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है, ये 1 साल के लिए होता है, एनुअल फंड होता है ये, ठीक है। अब मान लो कि भाई एक मशीन ले ली और उस मशीन की जो लाइफ है, उसका लाइफ है वो है 10 साल, 10 साल तक चलेगी वो। तो 10 साल के हिसाब से उसका जो एनुअल रिजर्व फंड, जो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है, वो क्या बनेगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो टोटल अमाउंट है, जितने रुपए की वो मशीन आई है, उससे उसके जो टोटल उसकी जो लाइफ है उससे डिवाइड कर दो, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो यानी कि आपका 1 लाख रुपए आ जाएगा। तो आपको उस मशीन के लिए 1 लाख रुपए का एनुअली यानी कि सालाना डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड अपने पास रखना पड़ेगा। आपसे का मतलब है प्रोड्यूसर से, कि जो प्रोड्यूसर है वो अपने पास 1 लाख रुपए का जो फंड है वो बचा के रखेगा कि 1 लाख रुपए का तो इसमें रिपेयरिंग, मेंटेनेंस या कुछ भी हो सकता है, कि इसका छोटा मोटा सामान रिप्लेस करवाना पड़ सकता है, वो खराब हो सकता है, तो इसलिए वो इतने पैसे अपने पास रखेगा, ठीक है। अब बात करते हैं उसका फर्क क्या पड़ता है, सिग्निफिकेंस क्या है, अगर ये फंड ना हो तो क्या होगा। भाई इसके महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस से मतलब है कि अगर ये फंड नहीं होगा तो प्रोड्यूसर के साथ क्या हो सकता है। तो भाई अगर मान लो ये फंड नहीं है, उसके पास मशीन है, उसके पास मान लो एक ही मशीन है, और वही मशीन क्या हो जाए, खराब हो जाए, और वही मशीन खराब हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, पैसा ही नहीं है। अगर ये फंड ही नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो अगर मशीन ही खराब पड़ी रहेगी तो लो लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट का मतलब है कि मशीनें नहीं बने, सामान नहीं बनेगा, और सामान नहीं बनेगा तो भाई वो बेचेगा कैसे, और बेचेगा नहीं तो उसके पास पैसा ही नहीं रहेगा, लो इनकम हो जाएगी उसकी। और जब उसी की इनकम नहीं है तो वो किसको रोजगार देगा, जब वो प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा अपनी फैक्ट्री में, तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास लेबर भी नहीं है। अब लेबर, अगर मान लो लेबर है भी तो उसको पैसा नहीं दे पा रहा, और अगर ये सब नहीं हो पा रहा है तो क्या हो रहा है कि लोगों की डिमांड कम हो रही है, क्योंकि जो लोग इसके पास काम कर रहे हैं उनको भी तो इन चीज़ों की जरूरत पड़ती होगी ना, कि भाई मान लो गर्मी तो सभी को लगती है, मान लो कूलर की फैक्ट्री है, तो कूलर की फैक्ट्री में जो लोग रहते हैं तो वो भी ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई वो भी तो कूलर यूज़ करेंगे। तो इसलिए क्या है कि अब उन्हीं के पास जब पैसा नहीं है, उनको एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल रहा लोगों को, तो उनके पास पैसा ही नहीं है तो कूलर लेके क्या करेंगे, भाई खाने का पैसा नहीं है तो कूलर लेके क्या करेंगे वो। उसके बाद क्या हो जाएगा कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, भाई इंड्यूस ही नहीं हो रहा है, भाई लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो फैक्ट्री में पैसा कैसे इंड्यूस करेंगे। इंड्यूस करने का मतलब है कि उसमें लगाना, पैसे लगाना, तो पैसा नहीं लगाएंगे, जब पैसा नहीं लगाएंगे दोबारा से फिर क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फिर कम हो जाएगी। तो इसका मतलब आपने एक चीज़ देखी होगी, ध्यान से यहाँ देखिए, तो घूम फिर के ना वही बात आ गई यहाँ पे, जहाँ से हम चले थे वहीं पे पहुँच गए। अभी लो इन्वेस्टमेंट से चले थे और घूम के लो इन्वेस्टमेंट पे ही आ गए। आउटपुट ही नहीं हुआ, इनकम नहीं हुई, एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ, डिमांड ही खत्म हो गई। डिमांड खत्म हो गई तो कोई पैसा नहीं लगाना चाहता, और पैसा नहीं लगाना चाहता तो लो इन्वेस्टमेंट अपने आप ही हो गई। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है, इसको बोलते हैं सर्कल, ये एक सर्कल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है। स्टॉक एंड फ्लोज क्या होते हैं, स्टॉक होता है जैसे आपने नाम सुना होगा कि स्टॉक एक्सचेंज है ना, तो स्टॉक एक्चुअल में क्या होता है कि कोई क्वांटिटी होती है जो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के बारे में बात करती है। जैसे मान लेते हैं कि आज मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, मान लेते हैं कि आज मेरे अकाउंट में 1,000 रुपये हैं, तो भाई 1,000 रुपये मेरे अकाउंट में है, तो वो अभी की बात बता रहा हूँ मैं। तो अगर अभी मेरे अकाउंट में 1,000 रुपये हैं तो वो स्टॉक है, वो मेरे अकाउंट का स्टॉक है, ठीक है। सेम टू सेम अगर, तो ये क्या है, ये मेरा स्टॉक है। अब दूसरा अगर बात करें हम इन टर्म ऑफ फ्लोज, फ्लोज की बात करते हैं कि फ्लो क्या कहता है। फ्लो कहता है कि क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ टाइम, एक सॉरी पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड है। मान लेते हैं कि अभी 1 जनवरी 2024 को मेरे अकाउंट में थे 1,000 रुपये, 1 जनवरी को,
ठीक है। और 31 जनवरी को क्या हो गया, मतलब मैंने क्या किया, सॉरी एक मिनट रुकिए प्लीज़। अब मेरे अकाउंट में थे 1,000 रुपये 1 जनवरी को। मैंने क्या किया, मैंने हर मंथ 100 रुपये निकालना स्टार्ट कर दिया अपने अकाउंट से। 100 रुपये मंथली मैं अपने अकाउंट से विदड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो मैं हर महीने जो पैसा निकाल रहा हूँ, यानी कि फ्लो चल रहा है पैसे का। पैसा जब तक अकाउंट में था तो वो स्टॉक है, जब तक वो पैसा अकाउंट में है उसको स्टॉक बोलते हैं। लेकिन जब वो पैसा बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है तब उसको बोलते हैं फ्लो। तो यानी कि एक पीरियड के टाइम पे, यानी कि अब 1,000 रुपये थे तो 10 महीने के बाद, यानी कि तकरीबन अक्टूबर नवंबर में जाके मेरे अकाउंट में 0 रुपये रह जाएगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि 1,000 रुपये ही है मेरे पास, 1100 है। ठीक है, चलो आगे क्या करता है, ये पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया है। अब एक्चुअल में ये चीज़ें क्या हैं, ये आपस में रिलेट करती हैं। ये पॉइंट मैंने बता दिया है कि आपके अकाउंट में जो पैसा था, यानी कि आपने जो पैसा लिया, आप पैसा लेके बैंक में चले गए, तो बैंक में आपने जमा करवा दिया। तो बैंक में जमा करवा दिया तो वो क्या है, वो स्टॉक है। अब बैंक में से जब फिर आपने वापस निकाला, वो फ्लो है। तो यानी कि ये जो फ्लो, स्टॉक और फ्लो, ये आपस में चलते रहते हैं, कभी फ्लो कभी स्टॉक, कभी फ्लो कभी स्टॉक, इस तरह से आपस में चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, आगे आता है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के सेक्टर कौन कौन से हैं। इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहला होता है हाउस होल्ड, दूसरा होता है प्रोड्यूसर, तीसरा होता है गवर्नमेंट और चौथा होता है एक्सटर्नल फैक्टर। अब एक्सटर्नल फैक्टर ये अलग से दिख रहा होगा आपको, इसके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाउस होल्ड की बात करते हैं। तो हाउस होल्ड में कौन कौन इंक्लूड होता है। हाउस होल्ड का मतलब है कि घर, घरेलू। तो ये डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं, हाउस होल्ड के बारे में, प्रोड्यूसर के बारे में, सब कुछ हो चुका है हमारा। तो इसमें वो चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो कोई भी आदमी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए लेता है, कंज्यूमर होता है वो। अब वो दूसरा, वो ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन होते हैं। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि वे सारी चीज़ें जो प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। अब प्रोडक्शन में कौन कौन हेल्प करता है, वो है लैंड, लेबर, कैपिटल और स्किल। स्किल या एंटर, उद्यमी, उद्यम, उद्यम कह सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो इनके ओनर होते हैं। ओनर से मतलब क्या है कि इन्हीं से तो लेता है। कोई भी प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर है भाई, इसको अपनी फैक्ट्री चलानी है, तो ये क्या करेगा, कहीं से तो लैंड ले लेगा, किसी से उधार ले ली, रेंट पे ले लिया, या खरीदेगा किसी से। ये लेबर, अब वो खुद काम थोड़ी करेगा, लेबर रखेगा उसके लिए। कैपिटल, पूंजी लेगा वो। अब पूंजी क्या लेगा, इन्हीं से लेगा। अब इनसे डायरेक्ट थोड़ी लेगा पूंजी, डायरेक्ट तो इनसे तो नहीं लेगा ना। बोले किसी घर घर जाके ऐसे थोड़ी बोलेगा प्रोड्यूसर, भाई 10 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो, 30 रुपये दे दो, फैक्ट्री चलानी है, 1,000 दे दो, 2,000 दे दो, क्योंकि ये सारे लेबर हैं। तो लेबर के पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा, तो वो क्योंकि ज़्यादा पैसा होगा तो वो लेबर क्यों काम करेगी, तो वो तो फिर वो खुद ही प्रोड्यूसर बन जाएंगे। तो एक्चुअल में अब देखो, समझते हैं कि पैसा इसके पास कैसे आया, और ये लोग जो हाउस होल्ड हैं वो कैपिटल में कैसे हेल्प करते हैं प्रोड्यूसर की, वो समझिए। अब एक एक पॉइंट हम समझेंगे। अब देखिए, ये जो हाउस होल्ड है, मान लेते हैं कि ये काम करते हैं कहीं पे, एम्प्लॉयमेंट करते हैं, इसी के पास एम्प्लॉयमेंट करते हैं मान लेते हैं, या किसी दूसरी कंपनी में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं। तो ये अपना पैसा क्या करते हैं, ये अपना कुछ पैसा जो है बैंक में जमा कर देते हैं। और जब ये पैसा बैंक में जमा कर देते हैं तो बैंक उसी पैसे को अब ये प्रोड्यूसर जो है, ये कहता है कि मुझे फैक्ट्री लगानी है। अब ये अपने फ्रेंड के पास गया, अभी हमने डिस्कस किया था पहले कि अगर इसके पास खुद के पास पैसा है तो ये फैक्ट्री लगा देगा। लेकिन अगर इसके पास खुद के पास पैसा नहीं है तो अपने फ्रेंड के पास जाएगा। फ्रेंड के पास भी नहीं है तो फिर जाएगा बैंक के पास। और बैंक कौन है, ये यही वाला बैंक तो है कि भाई इन लोगों ने इसी बैंक के पास तो अपने पैसे जमा करवा रखे थे, कि भाई सेविंग के लिए भी अकाउंट में जमा करवा रहे हैं। अब ये क्या करेगा, ये पैसा इसको दे देगा प्रोड्यूसर को। किस पे, रेंट, मतलब एक तरह से इंटरेस्ट पे, ब्याज पे देगा, फ्री में नहीं देगा। तो जो पैसा ब्याज पे देगा तो उसी को क्या कहते हैं, उसी तरीके से ये इनडायरेक्टली, प्रोड्यूसर जो है इनडायरेक्टली इन्हीं का पैसा तो यूज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि कैपिटल वो वहीं से उठाता है। अब इससे फायदा क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है। अब बेनिफिट का मतलब क्या है कि बैंक को क्या फ़ायदा, भाई पैसा ऐसे ही थोड़ी दे देता है। बैंक ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो ये है ये बैंक के पास गए और बैंक ने सीधा उठा के इनको ऐसे ही दे दिया, ऐसे नहीं होता है। अब बैंक क्या करता है, बैंक 2-3% ब्याज इनको देता है हाउस होल्ड को, और इनको दे देता है 10% पे, 12% पे, ऐसे अलग अलग रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो अब देखो, इनको जो पैसा दे रहा है, हाउस होल्ड को जो पैसा देता है, वो 2-3 100 रुपये पे 2-3 रुपये देता है साल के। लेकिन इनसे कितने लेता है, 10 लेता है। तो यानी कि इस बीच में 7 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है बैंक को। ठीक है, इस तरह से बैंक काम करता है। अब ये मत सोचेगा कि बैंक तो बहुत पैसे खाता है, ऐसा नहीं है।
प्रॉफिट के लिए ही बैठे हैं सब कोई, लेकिन उनको खर्चा भी देना होता है, जैसे बिजली का, बिल्डिंग का, उनका जो एम्प्लॉय है उनका खर्चा देना होता है, मेंटेनेंस का चार्ज होता है, बहुत सारे चार्जेज होते हैं, तो सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। ये मत सोचो कि 100 रुपये पे 7 रुपये बच गए तो 1000 रुपये पे सीधे के सीधे 70 रुपये बच गए तो उनका तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, घर बैठे बैठे कुछ करना ही नहीं है, तो ना उनका पैसा है, बस वहाँ से लिया पैसा, दूसरों से लिया, आगे बेच दिया, फ्री में 7 रुपये कमा गए, ऐसा नहीं होता है। बहुत कुछ चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं जिनके लिए पेमेंट करनी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रोड्यूसर की बात हम कर देते हैं। अब प्रोड्यूसर क्या करता है, अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, जिसमें प्रोड्यूसर सारी जो भी प्रोड्यूसिंग यूनिट है उन सबको ऐड करेगा। उसके बाद आता है, इसमें प्रोडक्शन का काम आता है, गुड्स एंड सर्विसेज को वो करेगा, प्रोडक्शन करेगा उन चीज़ों का, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब वो हायर करेगा प्रोडक्शन के लिए, किसको हायर करेगा, वही सेम चीज़ें हैं जो अभी डिस्कस की थी कि भाई ये इन्हीं को हायर करेगा, हाउस होल्ड को ही, कि भाई मेरे यहाँ पे आओ, काम करो, पैसा लो, मैं तुमको इतनी तनख्वाह पे रख रहा हूँ, यहाँ पे आके काम करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक वेलफेयर एजेंसी का काम करती है, भाई भले के लिए काम करती है, ठीक है। उसके बाद आता है कि भाई वो प्रोड्यूसर का काम भी करती है। प्रोड्यूसर का मतलब कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट खुद करवाती है अपनी तरफ से, वो खुद ही प्रोड्यूसर होती है, दूसरा कोई नहीं होता। जैसे रेलवे की बात करें हम, है ना, न्यूक्लियर पावर की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इंडिया पोस्ट है अपना, तो गवर्नमेंट खुद चलाती है बहुत सारी चीज़ें, जिसमें उसी की मोनोपोली है, कोई दूसरा वहाँ पे नहीं होता है, तो वो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर का काम भी करती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा है कि जैसे पहले एयर इंडिया है, अगर एयर इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, तो एयर इंडिया पहले क्या था, स्टार्टिंग में वो प्राइवेट था, फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको ले लिया, अब दोबारा से उसको रतन टाटा जो ग्रुप है उन्होंने ले लिया है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये प्रोड्यूसर का काम करते हैं, कभी इंटरमीडिएट का काम करते हैं, कभी आपस में वेलफेयर एजेंसी का काम करते हैं, तो गवर्नमेंट के बहुत सारे रोल होते हैं। वो मौके के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से अपने कामों को फेरबदल करते रहते हैं उनमें, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस। अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट का काम क्या है कि लॉ और ऑर्डर जो होता है उसको मेंटेन करना होता है, डिफेंस सेक्टर को, देश को भाई बाहर से बचाना है, बाहर से कोई अटैक ना कर दे, कोई बाहर लड़ाई ना हो जाए, इन चीज़ों से बचाना होता है। अब एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर जो है हमारा, देखो दिखने में सिंपल सा लग रहा है, बट एक्चुअल में इसका दूसरा नाम है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। भाई इसका दूसरा नाम है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। अब रेस्ट, एक्सटर्नल का मतलब सीधा बात है बाहर, बाहर के लोग जो हैं, बाहर से मतलब हमारे देश से बाहर, यानी कि जिस देश की बात हम जैसे अपने देश की बात कर रहे हैं, तो इंडिया से बाहर की जितने भी सेक्टर बच गए, जितने भी फैक्टर हैं, वो सारे के सारे इसी के अंडर आते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल के अंडर। तो एक्सटर्नल में अब देखो, जब हम अपने देश में बाहर से सामान मंगवाते हैं उसको इंपोर्ट कहते हैं, और जब अपने देश से किसी दूसरे देश में सामान को भेजते हैं, बेचते हैं, उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, दोनों एक्टिविटी हैं, ये इसी के अंदर इंक्लूड होती हैं। साथ में इसमें क्या है, साथ में हमारा जो है कैपिटल का फ्लो भी होता है, साथ में डोमेस्टिक इकोनॉमी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, कि भाई जो पूंजी हम जैसे मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई है, वो बाहर किसी देश में जाके क्या करता है कि फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो वहाँ पे क्या करेगा, अपनी पूंजी को वहाँ पे लेके जा रहा है, तो वो फ्लो बोलते हैं, उसको फ्लो बोलते हैं। जैसे कोई कंपनी है बाहर की है, वो यहाँ पे आ जाती है ना, तो वो यहाँ पे आके काम करती है, तो वो अपना पैसा यहाँ लेके आ रही है, यहाँ वाले वहाँ लेके जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अपने देश का दूसरे देश के साथ जो फ्लो चलता है उसी को कहते हैं आपस में मनी फ्लो, कैपिटल फ्लो, ठीक है। अब आगे देखिए डिपेंडेंसी क्या है, डिपेंडेंसी ऑफ द सेक्टर। देखो ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं है, कैसे अब देखो समझो। अब हाउस होल्ड क्या है, हाउस होल्ड कैसे डिपेंड करता है प्रोड्यूसर पे कैसे डिपेंड करता है, भाई इसको काम चाहिए, हाउस होल्ड को काम चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और दूसरा इसको अब काम भी चाहिए, साथ में जो ये प्रोड्यूसर जो सामान बनाएगा वो खरीदना भी है, उसको कंजम्पशन के लिए भी चाहिए, तो ये इसलिए इस तरह से डिपेंड करता है। अब हम बात करें कि भाई प्रोड्यूसर कैसे डिपेंड करता है इसके ऊपर, हाउस होल्ड के ऊपर, भाई इससे लैंड लेना है, इसी से पैसा लेना है, इसी से लेबर लेनी है, इसी से स्किल लेनी है, तो ये सारी चीज़ें ये प्रोड्यूसर इस पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट कैसे डिपेंड करती है। अब गवर्नमेंट कैसे डिपेंड करती है इनके ऊपर। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इन दोनों से क्या करती है, टैक्स लेती है, टैक्स और नॉन टैक्स रिवेन्यू जैसे भी है।
टैक्स लगा के ले, चाहे सीधा ले ले, बगैर बगैर टैक्स के, जैसे फीस होती है अलग अलग तरह की, तो वो गवर्नमेंट इस पे डिपेंड करती है। अब ये दोनों कैसे डिपेंड करते हैं? अब ये दोनों भी तो कुछ ना कुछ फायदा लेते होंगे ना, जब गवर्नमेंट इनसे कुछ फायदा ले रही है तो फायदा ले रही है, तो इसका मतलब ये क्या करते हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, जैसे मान लो भाई अगर इसको फैक्ट्री लगानी है किसी प्रोड्यूसर को, तो क्या करेगा, बैंक गवर्नमेंट के पास जाएगा, अगर मान लो उसको कोई तंग करने लग जाए तो ये पुलिस के पास जाएगा, इस तरह से भाई पुलिस इसकी हेल्प करेगी, भाई तूने पैसा दे रखा है, सब कुछ चेक होगा, क्योंकि ये पेमेंट करता है भाई, गवर्नमेंट को पेमेंट करता है, टैक्स पे करता है। सेम टू सेम हाउस होल्ड, अगर इसको कोई काम नहीं करने दे रहा, तो गवर्नमेंट ने को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको राइट दिया है कि ये अगर राइट टू एम्प्लॉयमेंट है हमारे पास, आर्टिकल 16 जो कहता है कि कोई भी आदमी काम कर सकता है कहीं पे जाके, अगर इसको कोई मना कर दे, काम ना करने दे, तो ये बैंक गवर्नमेंट के पास जा सकता है, जुडिशरी के पास जा सकता है, भाई कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपस में क्या है, ये डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये डिपेंडेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है रियल फ्लो और मनी फ्लो। अब रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो एक्चुअल में होता है रियल चीज़ों का फ्लो करना। अब रियल चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? जैसे गुड्स एंड सर्विसेज है, मान लो भाई सामान लिया हमने, और सामान लेके हम दूसरे, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, पुराना बार्टर सिस्टम होता था पहले एक। अब बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता था? बार्टर सिस्टम जो था वो कहता था कि भाई, पुराने टाइम की बात है ये, जब तक पैसे नहीं बने थे, जब तक डिजिटल भी नहीं आया था, डिजिटल इंडिया भी नहीं बना था तब तक, यूपीआई नहीं चलता था तब। तो उस टाइम पे क्या होता था कि मान लो मेरे पास है वीट और आपके पास है राइस, तो अगर मुझे चाहिए राइस और आपको चाहिए वीट, तो हम दोनों आपस में क्या कर देते थे, एक्सचेंज कर लेते थे। ठीक है, तो भाई मैंने मान लो एक एक कट्टा या एक बोरी भर के या एक कोई भी बर्तन भर के मैंने आपको चावल दे दिए, आपने मुझे आपने मुझे गेहूं दे दिए, तो इस तरह से आपस में क्या हुआ, एक्सचेंज कर लिया, तो ये होता है बार्टर सिस्टम। तो ये था रियल फ्लो। अब चीज़ों को आपस में लेना, लेके आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरा, मनी फ्लो। अब मनी फ्लो क्या कहता है? मनी फ्लो कहता है कि मनी का फ्लो करना है भाई, पैसे जाने चाहिए एक सेक्टर से अलग सेक्टर में। अब ये दोनों के दोनों पॉइंट अभी हम अगली स्लाइड में करेंगे, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए, अब देखिए ये है एक फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट में मैंने समझाया है कि कैसे हम चीज़ों को रियल फ्लो कैसे करते हैं चीज़ों का। अब देखो, अब एग्जाम्पल क्या कहता है? अब ये कहता है कि भाई मैं हूं, जैसे भाई मेरा घर है, अब मेरा घर है, मुझे क्या करना है? अब मेरे पास ये आता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मेरे को कहता है कि भाई मुझे तुम्हारा लैंड जो है रेंट पे चाहिए, तुम्हारी लेबर चाहिए, ये लेबर था, लेब आउट हो गया गलती से, सॉरी, और कैपिटल चाहिए, और एंटरप्रेन्योरशिप या स्किल जो तुम्हारी है, मुझे वो तुम्हारी चाहिए भाई, मैं प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, तुम मुझे फैसिलिटी दे दो, मैं तुम्हें बदले में क्या कर दूंगा, तुम्हें चीज़ें दे दूंगा, तुम्हें एम्प्लॉयमेंट दे दूंगा। अब क्या होगा, आप ध्यान से देखो कि जो मैं हूँ या आप हैं, कोई भी हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जो हमारी ज़मीन है, हमारा लेबर है, हमारे कैपिटल है, वो सब किसको दे रहे हैं? प्रोड्यूसर को दे रहे हैं। अब प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? प्रोड्यूसर बदले में पैसा दे रहा है, मान लो पैसा दे रहा है, तो पैसा दे रहा है, या फिर हम कहें कि भाई पैसा रहने दो, हमें काम करो, भाई तुम कूलर बनाओगे इस महीने, गर्मी आ रही है, एक कूलर उठा के दे देना, एक महीने की सैलरी पूरी। ठीक है, या 2 कूलर देना, 2 महीने की सैलरी पूरी। तो इस तरह से क्या है कि जब चीज़ें, हमने भी अपना सामान दिया और भाई प्रोड्यूसर ने भी अपना सामान दे दिया जो बनाया, तो ये होता है रियल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब बात आती है कि भाई पैसे का, पैसा कैसे चलेगा? अब पैसा कैसे चलेगा? पैसा चलेगा ऐसे कि भाई जो हमने सामान लिया, अब ये पहले जो हमने बात कर ली रियल रियल गुड्स एंड सर्विसेज की, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम पैसे की। भाई वो दुकान, जो वो प्रोड्यूसर था ना, हमने उसको क्या दिया था? हमने अपना लैंड यूज करने को बोला, लेबर और कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप सब उसको दे दिया। बदले में वो ये नहीं कह रहा है कि मैं तुम्हें कूलर दूंगा, वो ये कहता है भाई पैसे पकड़ो अपने, मैंने तुमसे तुम्हारी तुम्हारी चीज़ें यूज़ करी, तुमसे तुम्हारा लैंड यूज़ करने को लिया, तुमसे तुमने यहाँ पे काम किया, एम्प्लॉयमेंट तुमको दिया, बदले में पैसे पकड़ो अपने, बस बात खत्म, बीच में कोई सामान नहीं बेचूंगा मैं तुमको। अब वो कहता, फिर वो क्या कहते हैं, अब ये जो है मान लो हम हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं भाई, लेकिन भाई आप तो नहीं दे रहे सर, हमें तो चाहिए। तो प्रोड्यूसर को बोलते हैं, भाई सर आप तो नहीं दे रहे हमको, लेकिन हमको तो कूलर चाहिए, गर्मी है इस साल, गर्मी लगेगी भाई, लेना पड़ेगा कूलर हमको। तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे, हम पैसा लेके, जो पैसा इन्होंने प्रोड्यूसर ने हमको दिया था, वही पैसा हम क्या करेंगे, वही जाके हम क्या करेंगे, फैक्ट्री में दे देंगे और बोलेंगे कि एक कूलर हमारे नाम से दे दो। ठीक है, इस तरह से। या फिर अब सीधा फैक्ट्री ना बेचे बेचे सामान, भाई जो काम करते हैं उनको ना बेचे, तो बाहर मार्केट में बेचे, तो वहां से जाके हम सामान ले लें।
तो यानी कि वो ये होता है आपका मनी फ्लो, कि पैसा कहाँ से आया, प्रोड्यूसर ने पहले पैसा किसको दिया, हाउस होल्ड को दिया, हाउस होल्ड ने दोबारा यही सामान खरीदने के लिए पैसा वापस प्रोड्यूसर के पास भेज दिया। इसको बोलते हैं मनी फ्लो इन द इकोनॉमी। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। लास्ट का स्लाइड आ गई है, तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा। और इसमें अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको पता ही है सब क्या बोलते हैं, वही कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट वगैरह जो भी है, कुछ सजेशन हो तो वो भी दे दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।